दिल्ली की तपती गर्मी में भी आर्यन के घर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। आर्यन अपना कैमरा गियर पैक कर रहा था। उसकी मां पार्वती रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में दही चीनी का कटोरा था। बेटा, इस बार तेरा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रात को सपना देखा था, तू किसी गहरी खाई में खड़ा है और कोई तुझे पीछे से पुकार रहा है। अरे माँ, आप भी ना फिल्मों की तरह बातें करती हो। मैं काला पत्थर जा रहा हूँ। वहां की लैंडस्केप फोटोग्राफी मुझे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिला सकती है। पुरस्कार अपनी जगह है बेटा, पर अपनी जान बचाकर रखना। पहाड़ों में जब सूरज ढल जाए तो रास्ता मत ढूंढना, जहां हो वहीं रुक जाना। और याद रखना, हर चमकती रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, कुछ भटकने के लिए भी होती हैं। आर्यन ने मां के पैर छुए और अपनी बुलेट स्टार्ट की। उसे क्या पता था कि मां की यह चेतावनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। हिमाचल की ऊंचाइयों पर पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट ली। काला पत्थर गांव का रास्ता इतना सकरा था कि एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। शाम के 6 बजे ही कोहरा इतना गहरा हो गया कि बाइक की हेडलाइट सफेद दीवार से टकराती महसूस हो रही थी। अचानक बाइक का इंजन ठप हो गया। धत तेरे की, अब इस वीराने में क्या करूं? मां की बात मान लेनी चाहिए थी। फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क है। सन्नाटा इतना था कि उसे अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी लकड़ी की हवेली नुमा घर दिखा। पीली रोशनी खिड़की से झांक रही थी। आर्यन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर बाहर आया। बहुत देर कर दी मुसाफिर। अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। जी नमस्ते बाबा, मेरी बाइक खराब हो गई है। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मैं पैसे दे दूंगा। पैसे? यहाँ कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं है बेटा। यहाँ कीमत सिर्फ यादों की होती है, या फिर सांसों की। अंदर आ जाओ, बाहर की हवा हड्डियां गला देती है। आर्यन अंदर गया। घर के अंदर लोबन और जलते हुए मांस की मिलीजुली गंध आ रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे। घर के अंदर अजीब सी सीलन और जलने की गंध थी। आर्यन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार वो यही है, हर कोने में, हर दीवार में। बस तुम्हें देखने के लिए सही नजर चाहिए। क्या तुम फोटो खींचते हो? जी, मैं फोटोग्राफर हूँ। अच्छी बात है। आज रात कुछ ऐसा खींचना जो तुमने कभी न देखा हो। ऊपर का कमरा तुम्हारे लिए तैयार है, पर एक नसीहत याद रखना। रात को बाहर बरामदे में चाहे जो सुनाई दे, अपनी खिड़की और दरवाजा मत खोलना। उस बूढ़े की बातें आर्यन को बड़ी अजीब लग रही थीं। उसके लहजे में एक ऐसी ठंडी खनक थी जो आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। बूढ़े का यह कहना कि मेरा परिवार दीवारों के पीछे है, किसी सामान्य इंसान की बात तो नहीं लग रही थी। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा कि अपनी बाइक के पास वापस चला जाए, लेकिन बाहर की स्थिति देख उसका इरादा बदल गया। खिड़की के कांच पर बर्फ की परतें जमने लगी थीं और बाहर का तापमान 0 से भी नीचे जा चुका था।
काले घने कोहरे ने पूरे पहाड़ को अपनी आगोश में ले लिया था। उस वीराने में जहां मीलों तक कोई दूसरा इंसान नहीं था, बाहर खुले में रात बिताने का मतलब था सीधे मौत को गले लगाना। उसके पास वहां रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को तसल्ली देते हुए सोचा, शायद ये बूढ़ा उम्र के कारण थोड़ा सठिया गया है, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। बूढ़ा उसे ऊपर की मंजिल पर ले गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लकड़ी के फर्श से निकलने वाली चरमराहट की आवाजें उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। आर्यन का मन बार बार कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन मजबूरन उसे उसी खौफनाक घर की छत के नीचे शरण लेनी पड़ी। अंधेरे कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही घड़ी की टिक टिक किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। रात के 12 बजे आर्यन के कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसे अपनी ही सांसें भाप बनकर उड़ती दिखने लगीं। तभी बाहर से आवाज आई। जैसे कोई नंगे और भारी पैरों को गीली जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। हर कदम के साथ उस पुरानी लकड़ी के फर्श से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो कोई हड्डी टूट रही हो। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया, जबकि कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसके मन का एक हिस्सा चीख कर कह रहा था, दरवाजा मत खोलना। लेकिन एक फोटोग्राफर की फितरत और मौत की तरफ ले जाने वाली जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने कांपते हाथों से कैमरे की ग्रिप कसी और बिल्ली के कदमों की तरह दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से कुंडी घुमाई। आवाज सुनते ही बाहर की आहट रुक गई। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसने दरवाजा बस 2 इंच खोला और अंधेरी में कैमरे का लेंस बाहर निकाला। गलियारे के अंत में सीढ़ियों के पास उसे एक साया दिखा। वो साया हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। आर्यन ने अपनी आंखें मूंदी, एक गहरी सांस ली और शटर का बटन दबा दिया। कैमरे की उस दूधिया सफेद और तेज फ्लैश ने एक पल के लिए पूरे गलियारे को दिन की तरह रोशन कर दिया। उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जो मंजर आर्यन की आंखों के सामने आया, उसने उसका मानसिक संतुलन हिला दिया। वहां एक औरत खड़ी थी जो कद में सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी थी। उसने सफेद लिबास पहना था, लेकिन खौफनाक उसका चेहरा था। जहां इंसान की आंखें, नाक और मुंह होते हैं, वहां कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा किसी मोम के पुतले की तरह बिल्कुल सपाट और चिकना था, जिस पर सफेद चमड़ी जोर से तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे के सारे अंगों को जबरदस्ती मिटा दिया हो। आर्यन ने घबराहट में दरवाजा जोर से बंद किया और पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने कांपती उंगलियों से कैमरे का प्ले बटन दबाया ताकि देख सके कि उसने क्या कैद किया है। लेकिन कैमरे की एलसीडी स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी, उसने आर्यन के शरीर का सारा खून सुखा दिया। तस्वीर में वो बिना चेहरे वाली औरत कहीं नहीं थी। उसकी जगह वो बूढ़ा आदमी था जो छत के लकड़ी के शहतीर से एक मोटी पटसन की रस्सी के सहारे लटका हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी और जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी। तस्वीर में उसकी बेजान सफेद आंखें सीधे लेंस में झांक रही थीं और उसकी एक उंगली कैमरे की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है। साहब, दरवाजा खोलिए। रात बहुत लंबी है। मैंने आपके लिए चाय बनाई है। या मैं खुद अंदर आ जाऊं दिखाने की मेरी तस्वीर कैसी आई है। आर्यन समझ गया कि ये कोई घर नहीं, बल्कि एक मौत का जाल है। उसने अपनी खिड़की खोली। नीचे बहुत गहरी ढलान थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना बैग पीठ पर लादा और नीचे छलांग लगा दी।
वो झाड़ियों में गिरा। उसका पैर मुड़ गया, लेकिन डर दर्द से बड़ा था। वो लंगड़ाते हुए जंगल की ओर भागा। पीछे से उसे दर्जनों लोगों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। एक और मुसाफिर, एक और शिकार। भाग मुसाफिर भाग, तेरी तस्वीर अधूरी है। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन बेहोशी की हालत में मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां 3-4 चरवाहे अपनी भेड़ों को ले जा रहे थे। उन्होंने आर्यन को बदहवास हालत में देखा तो उसे पानी पिलाया। अरे बेटा, तुम इस तरफ से आ रहे हो। तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई? वहां वो पहाड़ी पर जो लकड़ी का घर है, वो सब मर चुके हैं। चरवाहे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा घर बेटा? वहां तो काल कोठरी नाम का एक मुसाफिर खाना हुआ करता था। साल 1992 की बात है। एक रात बिजली गिरी और वो पूरा घर जलकर राख हो गया। उसमें 10 मुसाफिर और वो बूढ़ा मालिक जिंदा जल गए थे। नहीं, मैं कल रात वहीं था। मैंने फोटो खींची है। ये देखो मेरा कैमरा। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और प्रीव्यू बटन दबाया। उसने चरवाहों को फोटो दिखाई। फोटो देखकर चरवाहों ने डर के मारे कैमरा नीचे गिरा दिया। राम राम बेटा, इसमें वो बूढ़ा नहीं है। आर्यन ने कैमरा उठाया और खुद देखा। फोटो में आर्यन खुद बिस्तर पर सोया हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके सिरहाने वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी जो अपना हाथ आर्यन के दिल के ऊपर रखे हुए थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि फोटो के कोने में टाइम आ रहा था, सुबह 4:30 बजे। आर्यन को याद आया कि वो तो रात के 1 बजे ही वहां से भाग निकला था, तो सुबह 4:30 बजे उसकी सोती हुई फोटो किसने खींची? बेटा भाग यहां से। उन्होंने तेरी रूह का एक हिस्सा उस कमरे में ही कैद कर लिया है। अब वो तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। आर्यन वहां से भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी आर्यन दिल्ली के अपने कमरे में अकेला बैठता है तो उसे अपनी गैलरी में वही आवाज सुनाई देती है, और जब भी वो शीशा देखता है उसे अपनी परछाई के पीछे वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा हाथ में फंदा लिए खड़ा दिखाई देता है।